हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्तीन 18 पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपका हुआ था 21 फरवरी 2016 को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1001 गुणे 111 इक्वल टू 1,10,000 प्लस 11 इंटू समथिंग है, तो बताना आपको ये है कि तो रिक्त स्थान में संख्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये पता करना है कि इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, जितना आए वो इसकी इस संख्या के बराबर है। कुल मिला के आपको इसका मल्टीप्लाई में इस तरीके से तोड़ना है कि ये संख्या बन जाए। बहुत ही आसान सवाल है, देखना। इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1001 लिखा है, 1001 को हम 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू 111। ठीक है, आप देखो मल्टीप्लाई कर लो। 111 में 1000 का गुणा करोगे कितना आएगा, 111 और लास्ट के 3 जीरो प्लस में 111, ये आया। अब इसको जोड़ना है, कितना आएगा 111 और प्लस में यही आ जाएंगे, जो 3 जीरो भरे हैं 3 जीरो में 1 आ जाएगा, यही तो जोड़ना है, इतना आ जाएगा। 1,11,111 आया। अब मुझे इसको इस तरीके से तोड़ना है कि 1,10,000 प्लस 11 इंटू समथिंग बने। ठीक है, तो 1,11,000 लिखा है तो हमको क्या 1,10,000 बना सकते हैं इसको, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 लाख लिख दिया और 10,000 लिख दिया, 1,10,000 हो गया। प्लस कितना बचा हमारा पास, 1,000 प्लस 111 बचा, 1,111 बचा। देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब देखो 11 में हम क्या गुणा करें कि मुझे कितना मिलना चाहिए, 1,111 मिलना चाहिए। अब यहाँ से सबसे बढ़िया तरीका पता क्या है, ऑप्शन पे जाइए और आपको देखो कि 11 में मुझे क्या गुणा करें कि मुझे 1,111 मिले। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन लिया, 11 में 121 का गुणा करने पे क्या मुझे 111 दे रहा है, क्योंकि सब में 1 चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो बनेगा काम नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ भी 2 आ रहा है, तो 11 दूनी 22, 2 आएगा, मुझे 1 चाहिए, टोटल ख़त्म। अब 101 में मुझे 11 का गुणा करना है, 101 में 11 गुणा करो, देखो 11 एकम 11, जीरो ऊपर हासिल लगा 1, वो नीचे आ जाएगी। फिर देखो 11 एकम 11, ये दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो 11 में जब हम 101 का गुणा करेंगे तो मुझे 1,111 मिलेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चा ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका यही है, आपको चेक करना है कि आपको जो भी वैल्यू दे रखी है आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने, देखो पहले टोटल को मल्टीप्लाई किया, इसके बाद में मुझे ये बना 1,11,111 बना। अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 1,10,000 में। अब मुझे शेष कितना चाहिए, 1,111 चाहिए। अब बताओ 11 में क्या मल्टीप्लाई करने, अब यहाँ से सोचना ये है कि 11 में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है कि 1,111 दे, समझ रहे हो। अब ऑप्शन पे चले जाइए, तो 1-2 ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही कह रहा है कि 11 इंटू 101, जब 11 गुणे 101 करोगे तो 1,111 दे रहा है, 1,111 दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्व गुणज है इक्वल टू 90 बराबर है। तो हमको कुछ नहीं करना है, आप मुझे बताओ सबसे छोटा सार्व गुणज का मतलब समझते हो, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम निकालना है इसका, सबसे छोटा 36, 54 और 60 का एलसीएम निकालना है, उसमें भाग 90 का करना है और आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों मैं ना इस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से करूँगा, एलसीएम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। एलसीएम हमें पता ही नहीं है, एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। पता क्या, आप ऑप्शन से चलिए, ऑप्शन से चलने का मतलब फ़ायदा पता क्या है, आप बताओ यहाँ पे कुछ भी संख्या निकालोगे ये हमारा एलसीएम होगा, और भाग जब 90 करोगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे ये ऑप्शन में आएगा, यही तो आएगा आंसर जो ऑप्शन दिया रखा है। आप मुझे बताओ, जैसे मैं करूं, मुझे पता चला कि यहाँ पे 10 आया, तो आप बताओ कौन सी संख्या होगी जो 10 बनाएगी। तो 90 गुणे 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 900 ही तो आएगा, यहाँ 900 ही होना चाहिए तभी तो 10 आएगा। इतनी बात समझ गए। अब बताओ ये संख्या 900 हो गई,
इस प्रकार से चेक करेंगे। अब 900 देखो क्या इस सबका गुणनखंड है, देखो 936 से भी कटना चाहिए, 54 से भी कटना चाहिए और 60 से भी कटना चाहिए, समझ गए। अब देखो 54 से कट रहा है क्या 900, 36 से चलो कट रहा है, 9 छक्का 36, 9 चौको 36 और 25, ठीक है। 54 देखो कट रहा है, 9 छक्का 54, 54 काटना चाहिए 900 को, 54 देखो 9 छक्का 54। अब 100/6 कटेगा नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारा एलसीएम 900 नहीं हो सकता है, ये बात समझ गए। अब देखो ऑप्शन बी पे देखो, इसी प्रकार आपको सोचना है, जैसे बी हमारा कितना आ रहा 12 आ रहा, 12 आएगा। इसी प्रकार जल्दी जल्दी देख जो, तो यहाँ पे जो हमारा 12 आएगा इसका मतलब ऊपर हमारी संख्या क्या होना चाहिए, 12 निम्मा 108, 108 और 0 लगा दिया, ये होना चाहिए हमारा एलसीएम, तभी तो हमें 12 देगा, ये बात समझ में। ऐसे देखो यहाँ पे देखो कितना आएगा 450 आएगा, 9 पना 45, 450 आया। अब यहाँ देखो 9 छक्का 54, 540 आया, ठीक है। अब देखो मुझे ये दिख रहा है कि 1080 और 540 जस्ट इसका डबल है, इसका डबल है। अब मुझे एक चीज़ देखना है, अगर मैं 450 को गलत कर दूंगा ना तो 540 अपने आप सही हो जाएगा, देखना क्यों, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर 540 और 1080 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 540 है, समझ रहे हो। अब देखो क्या 450 एलसीएम बनना है, अगर 450 एलसीएम बनना है तो ठीक है, अगर नहीं बनना है तो हमारा 540 सही हो जाएगा, समझ पा रहे हो। अब देखो 450 देखो किससे कटता है, 450 को 36 से काटें, देखो 9 चौको 36, 9 पना 45, 50/4 आया, 50/4 आया, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये है कि 450 भी हमारा एलसीएम नहीं होगा, समझ रहे हो। तो अब एलसीएम जो होगा 540 या 1080 होगा। अब बिना कोई सोचे हुए हम ऑप्शन डी लगा देंगे, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। पहले सबसे छोटा आएगा फिर उसके फैक्टर आएंगे ना, अगर उसका छोटा आंसर नहीं होगा तो उसके फैक्टर होंगे। इसी प्रकार जैसे 540 आया, 540 एलसीएम आ गया, अगर 540 ऑप्शन में ना दिया जाता तो हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन आता 1080 आता, समझ रहे हो बात को। बस आपको करना क्या है, इसको ओरली करना है, कैसे 36, 54, 60 का सबसे छोटा 60 गुणज पूछा है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 90 बराबर है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि 90 जब भाग करोगे 90 का तभी तो 10 आएगा, इसका मतलब वो संख्या कौन सी होगी, 900 होगी, 90 गुणे 10, 900/90 करोगे तभी तो 10 आएगा। क्या 900 आप चेक करना है, 900 हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम वही होता है जो सारी संख्याओं से कट जाए। अब देखो 900 कटेगा नहीं, 954 से कटेगा नहीं, समझ रहे हो। अब देखो इसी प्रकार से चेक करना है 1080, ऐसी जल्दी जल्दी कर देना है 450, 540। अब ये हमको डायरेक्ट दिख रहा है 540, 1080, इसको छोड़ दे रहे हैं थोड़ी। अब 450 देख रहे हैं हम, 450 देखेंगे, अगर ये हमारा एलसीएम बनना है तो ठीक, अगर नहीं बनना है तो दो ऑप्शन में से एक सही हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन है, इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये आपको लग जरूर रहा बड़ा है, लेकिन ये आप मेंटली कर सकते हो दोस्तों, आप ट्राई करना, बहुत ही जल्दी आसानी से हो जाएगा। एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी एलसीएम की इतनी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हमारा जो भी एलसीएम आएगा ना वो सारे नंबरों से डिवाइड होना चाहिए। बस यही हमको देखना है कौन सा नंबर है जो सारे नंबरों से डिवाइड हो रहा है। ये नहीं हो रहा, ऑप्शन ए ख़त्म, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी मुझे दिख रहा है कि इसका डबल है, ठीक है। अब मुझे ऑप्शन सी तो गलत करना है, ऑप्शन सी जैसे ही गलत हुआ हमारा बिना ऑप्शन के चेक किए हुए भी ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर, समझ पा रहे हो। बहुत ही आसान है दोस्तों, थोड़ा सा समझो, कुछ अलग तरीके से सोचने की कोशिश किया करो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन। तो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान दोस्तों सवाल है। क्या कह रहा है कि यदि 112 इकाई प्लस 12,000 इक्वल टू इतना दे रखा है प्लस 2.5 है तो रिक्त स्थान में क्या होगा। ये दोस्तों मैं इस प्रकार के सवाल कल भी करा चुका हूँ, अगर आपने ना देखा हो वीडियो तो वो देख लेना। मैंने आपसे बोला था कि इकाई का जब भी इकाई आए तो गुणा 1 कर दीजिए, 1000 आए तो गुणा 1000 का करिए और 100 आए तो गुणा 100 का करिए। तो वही देखते हैं, और 2.5 आए तो गुणा 10 का कीजिए, समझ रहे बात को। अब देखो क्या कह रहा है कि 112 इकाई, 112 इकाई का मतलब क्या है, 112 × 1 कितना बना रहा है, 112 बनाया। 12,000 प्लस 12,000 को क्या लिख सकते हैं, गुणा 1000 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो 12,000 और 112 जोड़ोगे कितना आएगा, 12,112 आएगा। अब मुझे क्या करना है कि इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ कितना देख रखा है 11,012, यहाँ कितना आ रहा 12,112 आ रहा।
तो हमारा कितना एक्स्ट्रा है, देखना कितना एक्स्ट्रा है। अब देखो 11,000 12 दे रखा है और 12,112 है, तो हमारा कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा, 1100 एक्स्ट्रा आ जाएगा। डायरेक्ट देखना चाहिए ना, जब 11,012 में हम 1100 जोड़ेंगे तभी तो हमारा 12,112 बनेगा। ये मेंटली करना चाहिए। अब देखो 1100 जोड़ना है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, 11,000 आना चाहिए, 1100 आना चाहिए। समझ रहे हो? अब बताओ दहाई का अंक मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लिकेशन 10 का करना होगा। आप बताओ ऑप्शन पे जाओ, किस नंबर को हम गुणा 10 करेंगे कि हमारा 1100 बनाएगा। देखना इसमें गुणा 10 करेंगे 1100 बनाएगा, नहीं बनाएगा। इसमें 1120 बनाएगा, ये 1010 बनाएगा। और 3 ऑप्शन गलत हो गए ना, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। समझ रहे हो? इसमें गुणा 10 करोगे ये 1100 बनाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ना इस तरीके से हैंडल करोगे ना तो ये 2 सेकंड में उड़ जाएंगे दोस्तों। मेंटली कर सकते हो इस चीज़ों को, मैं यहाँ करके ज़रूर बता रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें मेंटली करोगे। आप एक बार ट्राई तो करो, ना हो जाए मेंटली तो कहना मुझसे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान इक्वल टू 7 गुणे समथिंग है, तो रिक्त स्थान में संख्या क्या होगी। आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। आपको मैंने कल बताया था कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए समझा दे रहे हैं कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने कहा 2 3 4 5, इसमें अगर 3 का स्थानीय मान निकालना हो तो मुझे क्या कुछ नहीं करना है, 3 के नीचे जस्ट 3 लिखना है और देखना है राइट हैंड साइड में कितने अंक है। जितने अंक हो उतने जीरो चिपका दीजिए, 1 अंक 2 अंक, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 300। बस छोटा इसी डेफिनीशन है, इसी तरीके से मुझे ये सॉल्व करना है। अब क्या कहा गया है कि 5 का स्थानीय मान निकालना। 5 का स्थानीय मान कहाँ, 5 ये हो गया, 5 यहाँ लिख दिया, कितने जीरो चिपका दिए, 1 2 3, इसका मतलब कितना आ जाएगा 5000 ये हो गया। अब आगे क्या करना है, प्लस करना है, प्लस फिर क्या करना, 2659 में 6 का स्थानीय मान, 2659 में 6 की स्थानीय मान क्या आएगा, 6 यहाँ लिख दिया। अब क्या जीरो है, 2 जीरो है राइट हैंड साइड में, तो कितना आ जाएगा 600 इक्वल टू दे रखा है कि 7 गुणा समथिंग। अब बताओ 5000 और 600 कितना हुआ, 5600 हुआ, इक्वल टू 7 गुणा समथिंग। अब यहाँ से देखो ऑप्शन पे आ जाइए, 7 में हम किसका गुणा करें कि मुझे 5600 दे। इस लाइन का यही तो मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब यही हुआ। तो हमें देखना है कि 7 में हम 9 का गुणा करेंगे 5600 देगा, नहीं देगा। 900 का नहीं देगा, 880 का 560 देगा, नहीं देगा। 800 का जब हम 7 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 5600 देगा। समझ रहे बात को? तो ये हमारा बिना कोई परेशानी के ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो दोस्तों आपके साथ साथ। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों आपके सामने 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, तो बताना क्या किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का योग क्या है। बहुत ही आसान दोस्तों सवाल है। आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर ना आता हो तो आप देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। जो भी भुजा होती है वर्ग में उसका स्क्वायर हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों इस चीज़ पे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पता होगी। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई कितनी है, 48 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर। अब देखो आगे क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई जो कि आयत की लंबाई 48 सेंटीमीटर है उसका 2/3 है। अब देखो किसी वर्ग की भुजा मान ले रहे हैं हम ए, क्या कह रहा है कि जो आयत की लंबाई है 48 उसका कितना है, 2/3 है, ठीक है। अब 2/3, अब देखो काट दो, 3 एकम 3, 18 बार 3 18, 16 दूनी 32, तो साइड जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 32 आएगी।
ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि इनका जो भी क्षेत्रफल आएगा उनका योग क्या है। अब देखो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, यहाँ देखो क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा 48 गुणे 21 प्लस वर्ग का भुजा का है 32, इसका स्क्वायर हो जाएगा 32 का स्क्वायर। अब दोस्तों ऑप्शन पर नज़र डालिए ना, तो इसको बिना सॉल्व किए ही हम आंसर मार सकते हैं। पता क्या आंसर हमारा ये आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अलावा कोई सही हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका यूनिट डिजिट देखो 2 3 8 0 सब अलग अलग दे रखे हैं। आप मुझे बताओ 48 गुणे 21 करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 8 गुणे 1 मतलब लास्ट में कितना आएगा 8, आगे जो भी संख्या आएगी। ठीक है 32 का स्क्वायर का मतलब समझे क्या होगा, स्क्वायर ना पता हो तब भी काम चल जाएगा हमारा। 32 गुणे 32 मतलब लास्ट में डिजिट क्या आएगा 4 आएगा, प्लस यहाँ करोगे जो भी लास्ट में आएगा वो 4 आएगा, 4 आएगा प्लस कुछ संख्याएं आएंगी, यहाँ 8 आएगा प्लस कुछ संख्या आएंगी। 48 गुणे 21 और 32 का स्क्वायर 32 गुणे 32 मतलब 4 लास्ट में आएगा। आप मुझे बताओ जब इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 8 4 12, यूनिट डिजिट 2 आएगी, 2 के बाद समथिंग कुछ आंसर आएगा। यूनिट डिजिट 2 है, जो लास्ट का अंक है वो हमारा 2 ही आएगा। अब देखो ऑप्शन पर नज़र डालना, ऑप्शन में लास्ट अंक जो है हमारा 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो क्यों ना हम ऑप्शन का फ़ायदा उठाएं। बिना किसी सलूशन के मुझे आंसर मारना आ जाएगा। थोड़ा सा बस आपको देखना है यार, क्या ऑप्शन डिफरेंट दे रखे हैं। ऑप्शन अगर डिफरेंट दे रखे हैं ना तो आप थोड़ा मेंटली सोचिए, मेंटली लॉजिकली सोचा करो। जब भी ऑप्शन डिफरेंट दे रखे हैं ना तो आप यूनिट डिजिट से कोई लो ना, देखो लास्ट में 8 आएगा, यहाँ देखो 4 आएगा, 8 4 12 मतलब 2 ही आएगा लास्ट में। लास्ट में 2 किस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन ए, और हमारा काम बन गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं हमारा दोस्तों छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ लैंग्वेज ही बड़ी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है दोस्तों। पता क्या कह रहा है, एक जूही जी हैं, क्या कह रही, जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। तो बताना कि इन दूरियों में जो भी समय लगा है ना वो कुल समय क्या है, और विशेष करके ध्यान देना ये है कि वो समय बताना है आपको मिनटों में, कि समय मिनट में क्या है। आप देखो ध्यान से, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, कि दूरी बराबर, आप जो भी दूरी चलते हो ना, दूरी बराबर क्या होता है, जिस चाल से चलते हो और जितना समय लगता है। ये फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। आपने बताओ कोई दूरी चली तो आप कुछ चाल से चले होगे और कुछ ना कुछ समय लगा होगा, तो जो चाल से चले होगे और जो जितना समय लगा है ना उसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आ जाएगा दूरी हमारी। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ये चीज़ समझ गए। ये चीज़ समझने के बाद में आपको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से चाल मुझे क्या हो जाएगी, चाल नीचे चली जाएगी, समझ गए। तो यहाँ से देखो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। ये चीज़ समझ में आ गई, समय बराबर दूरी बटे चाल आ गई। बस अब कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं रहा, आपको समय निकालना है। पहले क्या बाईसाइकिल के द्वारा चले, पहले देखो बाईसाइकिल से चले, बाईसाइकिल से कितना चले, दूरी कितनी 16 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की घंटा से चले, 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर से चले, ये समझ गए। अब देखो स्कूटर से क्या चले, स्कूटर यहाँ ले लेते हैं। स्कूटर से क्या हुआ कि 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा चले, 20 किलोमीटर की दूरी यहाँ रख रहे हैं समय बराबर, 20 किलोमीटर दूरी कितनी 50 किलोमीटर पर घंटा चले। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, कार, जो कि कार है, कार मैं यहाँ ले रहा हूँ, कार बराबर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। ठीक है, अब आपको समय तो निकालना है, समय हमने फार्मूला लगा दिया। एक चीज़ ध्यान रखना है कि समय मिनट में निकालना है। यहाँ देखो 15 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे किसका गुणा करना पड़ता है 60 का। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, क्योंकि ये घंटा में है तो मुझे मिनट बनाना है तो गुणा 60 लगाना पड़ेगा। नहीं, अब देखो सब में 60 लगा दो, क्योंकि सबको मिनट में कन्वर्ट करना है। बस इन सबको सलूशन करके जोड़ना है आपको। चलो जोड़ते हैं, 15 चौको 60, तो 16 चौको कितना हुआ 64 हुआ, 64 लिख दिया। अब देखो यहाँ से देखो 0 से 0 का था
5 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, ये 24 आ गया। अब देखो यहाँ से 60 60 डायरेक्ट कट गया, कितना आएगा 50। अब बताओ ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन वही हमारा सही होगा। देखो लास्ट डिजिट कितनी आएगी? 4 4 8 आएगी। ऑप्शन में देखो लास्ट डिजिट कितनी है? 8 कहाँ पे दे रखी? यहाँ दे रखी नहीं, यहाँ दे रखी नहीं। 88 और 138, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 60 और 50 भी जोड़ेंगे ना तो 100 से ज़्यादा आएगा। 60 50 जोड़ेंगे 100 से ज़्यादा आएगा और लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 आएगा और 100 से ज़्यादा आएगा। ऑप्शन बी ही है इसकी सही होना, इसकी मजबूरी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। ठीक है, आपको बताना क्या, यदि भूमि पर 2 नगर हैं, ठीक है, जो कि 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी। बहुत ही आसान सवाल है। और देखना दोस्तों इस बार ये क्वेश्चन रिपीट होने की चांस है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है ना। देखना क्या करेंगे, आपको दे क्या रखा है, आप ये देखिए 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर की दूरी किसको निरूपित करती है? 200 किलोमीटर को। ठीक है, अब आपको बताना क्या है कि यदि भूमि पर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी। ठीक है, मानचित्र हमारा ये है। अब यहाँ देखो 1800 किलोमीटर है। आप मुझे बताओ 200 किलोमीटर को 1800 किलोमीटर बनाने के लिए मुझे 9 का गुणा करना पड़ेगा। 9 दूनी 1800, 1800 किलोमीटर बनाया। जब इधर मैंने 9 का गुणा किया तो मानचित्र की दूरी पर भी 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो 9 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा? 9/2। 9/2 का मतलब कितना आ जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर देखो कहाँ दे रखा है, 6 9, ये 3.5 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा? ऑप्शन डी 4.5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ही आसान था, जो कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। ठीक है, उसने इनका 1/3 भाग अमृता को और 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। तो बताना ये है आपको कि सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी है। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको। 5 दर्जन टॉफियाँ दे रखी, 1 दर्जन में कितनी टॉफी होती? 12। तो 5 दर्जन में कितनी हो जाएंगी? 60। ये टोटल सोनू के पास टॉफी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि उसने इनका 1/3 भाग। अब बताओ 60 का जब हम 1/3 भाग निकालेंगे, 60 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा? 20 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 20 हो जाएगा। तो 1/3 भाग किसको दे दिया? अमृता को। ये कौन होगी? 20 तो कौन ले गई? अमृता ले गई। ठीक है, अब देखो अब क्या करें, 2/5 भाग अनिल को। अब 60 का 2/5 कितना होता है? 60 का 2/5, 5 से काटोगे क्या बार जाएगा? 12। 12 दूनी 24। ये 24 टॉफी कौन ले गया? अनिल ले गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि और 1/12 भाग हमीदा ले गई। तो 1/12 भाग 60 का 1/12 कितना होता है? 12 पंचे 60। तो हमीदा कितनी ले गई? 5 हमीदा ले गई। हमीदा, अब बताना आपको ये है कि उसके पास टॉफी कितनी बची। आप बताओ 20 24 44 और 5 49। 60 में से 49 घटाओगे कितना आंसर आ जाएगा? 11। 60 में जब 49 घटेगा तो 11 आ जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत ही आसान सवाल था। बस आपको भाग निकालना आना चाहिए। भाग निकालने की कला आ गई ना, जैसे निकालो। भाग निकालना बहुत ही आसान है। 60 गुणे 1/3 भाग, बस मल्टीप्लाई करना है, जितना आएगा 20 बस उसी को आप लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। 20 24 5 जोड़ दिया 49, 60 में से 49 घटाया कितना आया? 11। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा दोस्तों 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या कह रहा है कि यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, जो भी शेषफल आएगा ना,
प्राप्त शेषफलों से अंतर को अगर हम 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस तरीका का सवाल मैंने कल भी कराया था दोस्तों। ये इस टाइप के सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको खास तौर से देख के जाइए दोस्तों। तो कुछ नहीं है, इसमें गुणा भाग करना है, बस आसानी सवाल है। आप क्या करना है, 39 से भाग करना है, 39 से भाग करना है। चलिए करते हैं 39 से भाग। क्या कहता है 39, 2 6 6 7 9, 39। और इधर क्या करना, 29 405 को हमें 29 405 का हमें किससे भाग करना है, ये हमारा किससे भाग करना है, 34 से। जो भी शेषफल आएगा ना उसका मुझे डिफरेंस निकालना है, उसका मुझे अंतर निकालना है, फिर 18 से भाग देना है और बताना है कि तब जाके शेषफल क्या आएगा। चलिए 39 से भाग करते हैं, देखो कितनी बार जाएगा। ये शुरू की डिजिट मिलाया करो, 26 और 39। जैसे मुझे पता है 7 या 21, 7 निम 63, 63 की 3, 7 या 21 और 6 27। ज़्यादा निकल गया ना, 7 बार नहीं जाएगा तो कितने बार जाएगा, 6 बार। 6 बार लिखा। 6 निम 54 की 4, 80 लगी 5, 6 18 और 5 23, 234 हुआ। सफ्टे का तो 6 में से 4 गई, 2, 6 में से 3 गई, 3 हासिल लिया एक। ये क्या आ गया, 7 327 हुआ। अब देखो 3 मुझे 32 बनाना है। 6 18, 7 21, 8 24, 9 27 और 9 निम 81 की 1, 9 27 और 8 7 15 35। ज़्यादा हो जाएगा तो 8 देखो, 8 निम 72, 8 बार जाएगा। 8 निम 72 की 2, हासिल लगी 7, 8 24 और 7 31। ठीक है। अब देखो सफ्टे को 7 में से 2 गई 5, 2 में से 1 गई 1, 9 ले लिया, 159 हुआ। अब देखो कितनी बार जाएगा, 5 या 15 दिख रहा है लेकिन 5 बार ज़्यादा चलेगा। 4 निम 36, 4 तिया 12, 3 15। हाँ 4 बार चला जाएगा। 4 निम 36 की 6, 4 तिया 12 और 3 15। तो हमारा शेषफल कितना आया, 3 आया। ये शेषफल 3 आ गया। इसी प्रकार इसमें भाग देना है। देखो 34 है और इधर 29, इसका मतलब मुझे साफ साफ दिख रहा है 7 तिया 21, 7 चौको 28 की 8, 7 तिया 21। अभी और जाएगा, 8 तिया 24, 8 चौको 32। ठीक है। 9 तिया 27, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 चौको 32 की 2, हासिल लगी 3, 8 तिया 24 और 3 27, 272 हुआ। 4 में से 2 गई 2, 9 में से 7 गई 2, 220 आया। समझ गए। अब देखो कितने बार जाएगा, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 28 और 23। 7 बार नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा, 6 बार। 6 चौको 24 की 4, 2 6 तिया 18 और 2 20। देखो 10 में से 4 गई 6। ठीक है। और यहाँ कितना बचा, 1 ही आ जाएगा। समझ गए। अब जीरो तो हो चुका। अब हमें ले आना क्या है, 5, 165 हुआ। अब देखो 4 तिया 12, 5 तिया 15, ज़्यादा जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 चौको 16 की 6, 4 तिया 12 और 1 13 हासिल था। अब देखो 15 में से 6 गई 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गई 2, 29। 29 आया शेषफल, यहाँ 3 आया शेषफल। अब क्या कह रहा है, इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस देखो कितना है। 29 में से 3 गई, कितना हुआ, 26। उसको मुझे क्या करना है कि 18 से भाग देना है। 18 से भाग दिया तो 18 एकम 18, बचा कितना, 18 और 8 26 होता है। शेषफल कितना बचा, 8। वही हमारा आंसर हो गया। पूछ क्या रहा, तो शेषफल क्या होगा, 18 एकम 18 और 8 26, 8 शेषफल आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8। ऑप्शन ए सही हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। दोस्तों इस प्रकार से आराम से करना है दोस्तों, बहुत ही जल्दी। मात्र इसमें मैं कहूँ तो 1 मिनट से कम समय लगेगा दोस्तों। इस तरीके से करोगे ना, आप गैस करना है कि 39 और 26 के बार जाएगा। 6 तिया 18, 7 तिया 21, 7 बार नहीं जाएगा तो 6 बार जाएगा। इस तरीके से गैस करो ना, सवाल आपके लिए मजाक बन जाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 9वां सवाल बहुत ही आसान लगा होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों आपके सामने 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणनफल 672 36 गुणे 25 बराबर है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं 5 दिनों में सेकंडों की संख्या, 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या, 7 सप्ताह में मिनटों की संख्या, 60 दिनों में घंटों की संख्या। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन मैं कल करा चुका हूं और मैंने कहा था आपको फोकस सिर्फ यही करना है कि मुझे इस संख्या को ना मिनट और सेकंड मतलब 60 गुणे 60 लाना है। किसी भी प्रकार से मुझे 2 बार 60 लाना है, तभी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको मुझे 60 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना थोड़ा सा सोचो। 672 गुणे 36, अगर सवाल देखोगे ना तो सवाल अपने आप कहेगा कि हम ये हैं। आप बताओ मुझे 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणे 6 लिख सकता हूँ।
25 दे रखा है, क्या मैं इसको 100 बना सकता हूँ? 100 बनाने के लिए मुझे इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा? 4 का। इसका मतलब ये मुझे यहाँ से 4 खींचना पड़ेगा। 4 इसको निकालो, इसमें जब 4 निकालोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 4 एकम 4, 2 27 हुआ, 4 छंग 24, 3 चरवट 32, मतलब 168 गुणे 4 बराबर क्या आएगा? 672। क्योंकि मैंने ये 4 किसको दे दिया? ये दे दिया, ये बन गया हमारा 100। यहाँ देखो कितना आ जाएगा, ये क्वांटिटी हमारी कितनी बन जाएगी? 100 बन जाएगी। अब 100 में 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। इसका मतलब एक जीरो मैं इस 6 को दे दूंगा, ये जीरो मैं इसको दे दूंगा 6 को। तो हमारी क्या हो जाएगा टोटल? हमारा क्या आएगा आंसर? 168 गुणे 60 गुणे 60। ये देखो मिनट, यहाँ तक मिनट, यहाँ क्या आ जाएगा? सेकंड। तो सेकंड आ गया। अब 168 देखो क्या ऑप्शन में बना सकते हैं। 5 दिन का मतलब क्या होता है? 5 गुणे 24, 5 120, 120 होगा तो 5 ऑप्शन होगा नहीं। एक सप्ताह का मतलब समझे क्या होगा? 7 दिन। 7 दिन का मतलब क्या होता है? 7 गुणे 24 घंटे। ठीक है, देखो 7 गुणे 24 करोगे ना, 168 बन रहा है। कैसे? मैं यहाँ पे पहले 7 बनाना चाह रहा हूँ, तो 7 को मैं डिवाइड करूँगा, 7 दूनी 14, 2 हुआ 28 हुआ, 7 को 28। तो मैं 168 को कैसे लिख सकता हूँ? 7 गुणे 24 गुणे, इधर देखो आ गया 60 गुणे 60। तो 7 गुणे 24 का मतलब क्या होगा? 7 दिन। 7 दिन का मतलब क्या हो गया? एक सप्ताह। एक सप्ताह का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आ जाएगा। इस लॉजिक से सोचोगे ना, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना यार, सिर्फ आपको सेकंड, मिनट और सेकंड बनाना है, मिनट सेकंड बनाना है और ऑप्शन देखते जाएगा। 5 दिन आ रहा है, 5 दिन मतलब क्या समझे? 5 गुणे 24, 5 गुणे 24 मतलब 120, 120, 120 नहीं बन रहा है। एक सप्ताह मतलब 7 दिन, 7 दिन का मतलब 7 गुणे 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 2 दिन में कितने घंटे होते हैं? 2 गुणे 24। ऐसे 7 दिन में कितना होगा? 7 गुणे 24 घंटे हो गए, मिनट हो गए, सेकंड हो गए, समझे? तो सेकंडों की संख्या पूछ रहा है, तो एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या बराबर कितनी होगी? 672 गुणे 36 गुणे 25। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और कोशिश करना इस तरीके से क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये रहा दोस्तों 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि यदि 36 और 48 के सार्व धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल इक्वल टू 999 प्लस 9 गुणे समथिंग है तो रिक्त स्थान की संख्या क्या होगी? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सार्व धनात्मक गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 36 के गुणनखंड बताइए। 36 के गुणनखंड क्या होते हैं? 36 के वो गुणनखंड होंगे जो 36 को काटते हैं। इसका मतलब ये है 36 के गुणनखंड क्या हो गए? 36 1 से कटता है, ठीक है, 2 से कटता है, ठीक, ये आपको सोचना पड़ेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 12 से कटेगा, 12 के बाद में किससे कटेगा? 18 से, 18 के बाद में स्वयं 36 से कटेगा। इतनी बात समझ गए? आप बताओ 48 के फैक्टर करो, 48 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा और किससे कटेगा? 48 से कटेगा। ठीक है, अब सार्व धनात्मक का मतलब समझे? सार्व मतलब क्या? सब में जो दोनों में कॉमन हो ना उनका गुणनफल दे रखा है ये 999 प्लस 9 गुणे समथिंग। अब देखो दोनों में जो कॉमन हो उनका गुणनफल दे रखा है। दोनों में कॉमन क्या है? एक कॉमन है, ठीक, एक का कोई मतलब ही नहीं, चलो देख ले रहे। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 9 नहीं कॉमन है, 12 कॉमन है, इसके बाद में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, अब देखो हमारा इसके बराबर वैल्यू क्या दे रखी है? देखना, इसके बराबर वैल्यू दे रखी है हमारी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 और गुणे 12। दोस्तों ये सवाल ना बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि इस बार इसके आने की उम्मीद ना बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। अब देखो इसके बराबर ये दे रखा है, अब मुझे इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करना है? टोटल वैल्यू 4 या 12 यहाँ हो गया, 6 दूनी 12 ये हो गया, तो 12 गुणे 12 गुणे 12 मतलब 12 का क्यूब। 12 का क्यूब दे रखा है और 12 का क्यूब पता ही है आपको कितना होता है। ना आता हो ना तो 15 तक के क्यूब रट के जाना और 30 तक के स्क्वायर आपको रट के जाना है एग्जाम में, बहुत ही फ़ायदा करेंगे कैलकुलेशन में ना, बहुत ही फ़ायदा करते हैं। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। आप मुझे बताओ 1728 इजकल टू 999
प्लस 9 गुणे समथिंग दे रखा है, यहाँ आपको बताना है 999 1728 में, पहले मुझे 1728 को 999 बनाना है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 999 प्लस 999 जगह थोड़े से 1000 सोच लो, 1000 प्लस 728, 728 मतलब 1000 में 900 एक कम किया 999 हुआ, तो 728 में एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 729, 729 और 999 1728 होता है। यहाँ देखो 999 बना रहा है। अब बताओ 9 में किसका गुणा करें कि हमें 729 देना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए ऑप्शन पे, 9 में किसका गुणा करने पर मुझे 729 दे रहा है, ठीक है। 9 में 81 का गुणा करोगे 729 दे रहा है, 9 गुणे 81 करके देखो, 9 गुणे 81, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, बिल्कुल दे रहा है। समझ में आया, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें 9 का गुणा करने पर मुझे 729 देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 11वां क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12वां दोस्तों ये रहा, क्या कह रहा है कि एक ही माप साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। तो बताना ये कि ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नई कैलकुलेशन है थोड़ी। क्या कह रहा है कि 23 बोतलों में मुझे दे रखा है 51 लीटर और 750 मिलीलीटर, क्यों ना मैं मिलीलीटर पे कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 51,000 मिलीलीटर और प्लस 750 कितना हो जाएगा टोटल 51,750। आपको बताना क्या है फिर कि 16 बोतलें कितना दूध भरा जाएगा ये बताना है। चलिए पहले मैं एक की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। एक बराबर क्या हो जाएगा 5175/23, काटो आसान से सवाल। 23 दूनी 46, 46 और 5 57 हुआ, फिर 23 दूनी 46, 46 और कितना बचा ये 57 हुआ, 46 4 50 और 7 एक 11 हुआ, 11 और 5 100 यहाँ 11 बचा, 5 मिला के 115 हो जाएगा, 115 23 पंचे कितना होता है 115, बचा 0, आंसर 0 हो जाएगा। तो 1 बराबर 2250, पूछ क्या रहा आपसे 16 बराबर, तो 16 बराबर क्या हो जाएगा कि 2250 इंटू 16, इतनी तो दूध भरा जाएगा, गुणा कर दो कुछ नहीं, 0 16 80 की शून्य हासिल लगी 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की शून्य हासिल लगी 4, 16 दूनी 32 और 4 36। इसका मतलब क्या है 36,000 मिलीलीटर। 36,000 मिलीलीटर का मतलब समझे क्या है 36 लीटर, क्योंकि 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर। 36 लीटर ऑप्शन देखो कौन सा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। इसकी सही होना इसकी मजबूरी है, सब खत्म हो गया। डायरेक्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन है यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा यार। थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, घबराओ ना बिल्कुल कैलकुलेशन से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 12वां सवाल समझ में आया होगा। और 12वां सवाल समझ में आया तो इसके बाद मैं बढ़ता हूँ 13वें सवाल की ओर और देखते हैं हमारा 13वां सवाल। दोस्तों आपके सामने 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान रखना, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हमको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है। शतांश का मतलब समझे, शतांश का मतलब क्या होता है कि 100वां भाग है, 100वां भाग, समझ रहे हो। शतांश का मतलब समझे, शतांश का मतलब क्या है 100वां भाग। 1 मीटर का 100वां भाग, 1 मीटर का कितना है 100वां भाग है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, कट गया कितना आया 1, क्योंकि बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर के बराबर है, समझ गए। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां भाग होता है, बिल्कुल सही हो गया। आप क्या कह रहा है 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश होता है, 1 लीटर का 100वां भाग होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। 1 लीटर जो होता है वो कितना भाग होता है 1000वां भाग होता है, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं, ना कि 100 मिलीलीटर होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यही पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1 लाख बराबर है 100,000 के, बिल्कुल सही है। 100,000 को कैसे लिख सकते हैं, 1 का 100 लिख दिया और 1000 और लिखना है, 1000 के लिए 3 जीरो और बढ़ा दिए। देखो क्या 1 लाख बनना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, बिल्कुल बनना है। ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी मार्क करोगे। समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ 13वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है, ठीक है, तो उनका भार 1/3 रह जाता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब क्या कह रहा है कि एक सावी है,
उसने क्या किया, 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी। ठीक है, और क्या कह रहा, उन्हें सुखाने के पश्चात, उन्हें सुखा दिया मछलियों को, सुखाने के पश्चात बोल रहा है कि 97.5 प्रति किलोग्राम की दर पर बेच दी। ठीक है, अब बोल ये रहा है कि तो उसका कुल लाभ हुआ। बहुत ही आसान सवाल है, आपने कोई चीज़ खरीदी, उसके बाद में बेच दी, बेचने के बाद में जो भी प्रॉफिट होगा ना, वही आपको बताना है कि उसको कितना लाभ हुआ। इस सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन पर ही आपको ध्यान देना है। आप देखना मैं किस प्रकार से कैलकुलेशन करता हूँ, उसी तरीके से कैलकुलेशन करने की कोशिश करना। आप देखिए, उसने 2709 किलोग्राम मछली खरीदी कितने रुपए के हिसाब से, 27 रुपये के हिसाब से। ये उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई, टोटल मूल हो गया। अब क्या कह रहा है, उसे सुखाया, सुखाने के बाद देखो ताज़ा मछली 2709 kg है, सुखाने के बाद कितनी रह जाती है, 1/3 रह जाती है। अब बताओ 2709 का मुझे 1/3 निकालना है, कितना हो जाएगा, 3 निम 27, 0 3 तिरका 9, 903 हुआ। तो 903 किलोग्राम सूखी मछली रहेगी। उसने कितने रुपए में बेचा, उसने 97.5 रुपये में बेचा, 97.5 रुपये में बेचा। अब आपको क्या करना है, इसकी जो वैल्यू आएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी उसको घटा देना, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, कैसे घटाना है देखना। थोड़ी देर के लिए मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूँ। आप देखो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसको ध्यान से देखो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2700 + 9 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, 27। आप मुझे बताओ 27 × 27, 27 का स्क्वायर तो सबको ही पता होता है। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। 2 0 और चिपका दो। अब क्या करना, 27 × 9, 27 × 9 कितना होता है, 9 7 63 की 3, 9 दूनी 18 और 6 24, 243 हुआ। अब 900 243 जोड़ दो, कितना आएगा हमारा, 3 4 9 2 11 2 1 3 और 7 73 143 आया, 73 143। सही कैलकुलेशन की, 63 9 दूनी 18 और 6 24 243 जोड़ दिया, कितना हुआ, 73 143 आ गया। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अब देखना, अब आगे हमारा क्या कह रहा है सवाल, आगे मुझको क्या कैलकुलेशन करनी है कि कितना रह गया, 903 रह गया, कितने में बेचना, 97.5। अब ध्यान से देखो, 97.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, 100 - 2.5 × 903। ठीक है, अब गुणा करना है, 100 × 903 कितना हुआ, या 903 का सम में गुणा कर दो दोनों में। 903 × 100 कितना होगा, 903 और 2 0 चिपका दिए, माइनस 903 × 2.5। अब देखो 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 लिखा, 5 हटाया 10 होगा, 5 25, 5 दूनी 10। इसका मतलब 5/2 लिख सकते हैं। और ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा मैंने इसलिए किया, ऊपर 10 बना दे रहा हूँ, 10 बना दे रहा हूँ, आसान बनेगा। 5 दूनी 10/4, मतलब 2.5 को हम 10/4 लिख सकते हैं, 10/4। और 10/4 का मतलब क्या हो गया, इसमें 1 0 हो गया, 90 30/4। इतनी बात समझ में आ गई। और 90 30 को भाग करना है, बस सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आ जाएगा। देखना, 4 दूनी 8, 9 हुआ, 10 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 23 हुआ, 4 पंचे 20, 3 बचा, 30 हुआ, 4 7 28, 2 बचा, 5 लगाया, 4 पंचे 20। अब देखो 90 300 में से 22 57.5 घटाना है। देखो कितना आएगा, 22 57.5, 22 57.5 घटाओगे कितना आएगा, यहाँ देखो थोड़ी देर के लिए मिनट दे रहा हूँ। अब देखना, यहाँ 5 लगाया, 0 हुआ, 10 में से 5 गई 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गई 2। ठीक है, अब यहाँ 9 में से 5 गया 4, समझ गए। यहाँ देखो 2 बचा, 2 में से 2 गया 0। अब देखो 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 8, हमारा कितना आएगा 88,042.5। इतना समझ में आया। अब सब चीज़ को मिनट दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, देखना कितना आया हमारा। कॉस्ट प्राइस कितनी आई हमारी, 88,042
0.5 ये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। ये इसको इतने रुपए हमने बेचा, इतने में ख़रीदा, तो टोटल प्रॉफिट करने के लिए मुझे इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो घटा दो, बहुत ही आसान है। कितना? 73 143.0 लगा दो, कुछ है नहीं तो। अब देखो घटाना है, यहाँ तो 5 ही आएगा, ठीक है। 5 देखो ऑप्शन में आ रहा, 5 ऑप्शन में सब में आ रहा है, ऑप्शन पे नज़र डालना। अब देखो यहाँ 12 में से 3 गई 9 देखो किस में आ रहा, 9 यहाँ आ रहा, यहाँ 9 नहीं आ रहा, ये ऑप्शन ख़त्म। यहाँ 9 आ रहा, यहाँ 9 आ रहा। अभी देखो आगे, अब यहाँ कितना बचा? 3 बचा, हासिल लिया, 13 हुआ। 13 में से 4 गई 9, मतलब 2 9 आने चाहिए। 2 9 देखो किस में आ रहे, यहाँ नहीं आ रहे, यहाँ नहीं आ रहे। बस मुझे इतना ही करना है। यहाँ देखो 2 9 आ रहे, इसके आगे मुझे बढ़ना ही नहीं। अगर समय बचाना है ना तो ऑप्शन पे नज़र डालो यार। आप क्या करोगे, पूरा सॉल्व करोगे, फिर देखोगे ऑप्शन कहाँ आ रहा है। ऑप्शन साथ ही साथ करते भी जाओ, ऑप्शन भी देखते जाओ। जहाँ मुझे ऑप्शन में वीकनेस लगे वहीं उड़ा दो ऑप्शन को, ख़त्म। ऑप्शन ए इसकी सही होना हो, इसकी मजबूरी बन जाती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये खतरनाक कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से करवा दी दोस्तों। इसी प्रकार से आप कैलकुलेशन करोगे ना तो सवाल मात्र 2 मिनट भी नहीं लगेंगे दोस्तों। 1 मिनट में भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना 1 मिनट भी नहीं लगेगा दोस्तों। अगर इस तरीके से चलोगे, कैलकुलेशन करते जाओ, ऑप्शन पे नज़र डालते जाओ, तो हमारा सवाल जो है ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 14वां सवाल समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाकार बक्सा है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर लंबा है, 11 सेंटीमीटर चौड़ा है और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। बहुत सही। अब क्या कह रहा है कि एक घनाकार बक्से है, ठीक है, एक घनाकार बक्सा है और एक घनाकार बक्से है। एक घनाकार बक्से की भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो तनु क्या करती है कि इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 30-60 घन पैक करना चाहती है, ठीक है। तो उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे उसकी बतानी है आपको। बहुत सही। क्या कह रहा है कि एक घनाकार बक्सा है, एक घनाकार बक्सा है, ठीक है, और आपको पैक क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 30-60 घन पैक करना चाहती है। तो बताना ये कि कितने घन जो हैं पैक नहीं हो सकते हैं। आप मुझे बताओ घनाकार का वॉल्यूम कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाकार चूँकि साइडें सेम होती हैं, इसका भी वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब हमको देखना है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने आ सकते हैं। तो क्या करते हैं, पहले भी एक सवाल हो चुका है, 13 गुणे 11 और गुणे 9, ठीक है, इतना हो गया। अब कितने सेंटीमीटर भुजा है? 1 सेंटीमीटर वाले भुजा पैक करना है, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो समझ गए। ये टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा कि इस बक्से में कितने घन आ सकते हैं। अब देखो 1 से डिवाइड करना मतलब कोई बेकारी है, डायरेक्ट गुणा कर लो ना। 13 निम्मा 117 और गुणा 11, 117 और गुणा 11 कितना होता है? 7 7 1 8 1 1 2 12 87। कैसे हम गुणा करते हैं? 11 का गुणा 117 हम कैसे करते हैं? 12 87, ये आपको बता देंगे अगले लेसन में, नहीं तो अभी जान लो। जैसे मैं कहूँ 117 में मुझे 11 का गुणा करना है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे 117 में 11 का गुणा करना है तो लास्ट संख्या सेम रहेगी और पहली संख्या सेम रहेगी। अब क्या करना, बीच की संख्या जोड़ना, 7 1 8 और 1 1 2, कितना आ जाएगा? 12 87 आ जाएगा। किसी का भी गुणा करो ना 11 में, इसी प्रकार से कर सकते हो। तो 12 87, तो ये घनाकार आ गया, ठीक है, वॉल्यूम। अब घनाकार देखते हैं कितना आया। घनाकार कितना है? 12 सेंटीमीटर भुजा है, 12 सेंटीमीटर भुजा है, तो 12 गुणे 12 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों सेम होती है घनाकार में। 1 सेंटीमीटर का यूज करना है, तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम? 12 गुणे 12 कितना होता है? 12 का क्यू। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 12 का क्यू कितना होता है? 17 28। इसका मतलब इसमें 17 28 आ सकते हैं और इसमें कितने आ सकते हैं? 12 27 12 87 आ सकते हैं। तो 17 28 और 12 87 देखो कितने हुए? 12 87 जब जोड़ोगे तो कितना हुआ? 8 7 15, 8 2 10 1 11, 7 2 9, 1 10, 1 1 2 1 3, 30 15 आ गए। मतलब टोटल जो घन है वो हमारे बक्से में कितने आएंगे? 30 15 आएंगे, 30 15 आएंगे। अब पैक करना, तनु जो है वो कितने पैक करना चाहती है? 30-60 पैक करना चाहती है। तो 30-60 पैक हो नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे कितने आ रहे हैं? 30 15 आ रहे हैं। तो कितने बक्से नहीं आ पाएंगे? 60 में से 15 गया 45, तो हमारे पास
जो बक्से जो धन है वो पैक कितने नहीं हो पाएंगे, 45। हमारा देखो 45 दे रखा कहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 21 फरवरी 2016 का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम पेपर आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा हो ना, तो दोस्तों इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। कम से कम मैं देखता हूँ ना, इस चैनल में कम से कम 1100-1200 ऐसे सब्सक्राइबर होते हैं जो कि वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अगर देख रहे हो ना, तो फ़ायदा उठा रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर किया करो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।